नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल। एबीपी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले 4 घंटों से आप एबीपी न्यूज पर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। इन 4 राज्यों में से सिर्फ एक राजस्थान राज्य ही ऐसा अब तक दिखा है जहां सत्ता का परिवर्तन होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस आगे है, तो मिजोरम में सत्ताधारी एमएनएफ को बढ़त है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में लौटती दिख रही है और अब बारी है मध्य प्रदेश की। कमल या कमलनाथ, देश ये जानना चाहता है। देश के दर्शकों की दिलचस्पी मध्य प्रदेश के नतीजों में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता मध्य प्रदेश जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाया। अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार जोर लगा रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के दिग्गज भी मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मन में क्या है? सी वोटर ने मध्य प्रदेश का भी ओपिनियन पोल किया है। क्या कहता है आंकड़ा? चलते हैं डाटा सेंटर में रोमाना के पास और जानते हैं देश के दिल का पहला नंबर। मध्य प्रदेश कुल 230 विधानसभा सीटें और मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं 6 रीजन्स में मध्य प्रदेश को हमने बांटा है। शुरुआत हम नॉर्थ मध्य प्रदेश कह सकते हैं। वो जो आप हिंदुस्तान के नक्शे पर जब मध्य प्रदेश को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो ताज के तौर पर उठा हुआ नजर आता है वही है चंबल रीजन, जहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। चंबल रीजन का ये जय विलास पैलेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कुल 34 सीटें इस चंबल रीजन में आती हैं और कांग्रेस के गढ़ से ज्यादा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान 2018 में बनाई थी। इस बार क्या हो रहा है? बीजेपी 37% और कांग्रेस 47% वोट शेयर के साथ बीजेपी से बहुत आगे बढ़त बनाती हुई इस चंबल रीजन में नजर आ रही है। मतलब यही वो रीजन जहां पर कांग्रेस ने बगावत देखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसका असर क्या हो रहा है सीटों के लिहाज से आप देख रहे हैं। यहां पर कोई फर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का चंबल रीजन में कांग्रेस को नहीं पड़ रहा। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई सीटों के लिहाज से 26 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी 4 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। और महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 में यही रीजन था जब कांग्रेस के खाते में यहां से 26 सीटें आई थी और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को इस इलाके से चुनाव मैदान में उतारने के बावजूद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो भी इसी इलाके से चुनाव मैदान में हैं। यहां बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं और ये जो अगला रीजन है मध्य प्रदेश का, आप इसको सबसे बड़ा रीजन सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश का कह सकते हैं। ये है बघेलखंड रीजन। इसमें बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका आता है। अच्छा, इस इलाके की खास बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ ओबीसी वोटर का बहुत दबदबा है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वो तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या वो यहाँ पर वोटर के साथ क्लिक करेगा? जल्दी से आपको सबसे पहले वोट प्रतिशत दिखाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर वोट प्रतिशत के मामले में बघेलखंड में कांग्रेस बाजी मारती हुई 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी से आगे। बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से काफी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बघेलखंड इलाका ये बीजेपी का गढ़ इस रूप में था कि 2018 में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन फिर भी यहां पर सीटों में बीजेपी आ गई थी। और इस बार मामला उल्टा है, कांग्रेस बघेलखंड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 32 से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 19 से 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बघेलखंड में कांग्रेस को फायदा हो रहा है। 2018 के मुकाबले कांग्रेस बघेलखंड इलाके में शानदार प्रदर्शन करती हुई और साथ ही साथ चंबल के इलाके में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो पहले 2 रीजन और दोनों रीजन्स में कांग्रेस को बढ़त। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तक का जो ओपिनियन पोल है 90 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसमें 2 रीजन आपने बताए, चंबल रीजन और बुंदेलखंड रीजन। यहां पर दोनों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और दोनों में जो सबसे अहम बात यह है कि देखिए कांग्रेस 26 से 30 सीट, पिछली बार कांग्रेस को 26 सीट यहां पर मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इस रीजन में 7 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 4 से 8 सीट। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये दो रीजन के जो
ओपिनियन पोल के जो परिणाम सामने आए हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा गिरिजा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय दुबे जी आपके पास आऊंगा। अभय दुबे जी, क्या कहना है? चंबल रीजन कांग्रेस 26 सीट 2018 में मिली और यह फाइनल ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि कांग्रेस 26 से 30 सीट जीत रही है। चंबल रीजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से आते हैं, क्या सिंधिया के आने का बीजेपी को फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है? क्या कहना आपका? देखिए, अंग्रेजी में एक फिक्रा है पोएटिक जस्टिस, अभी हिंदी में मैंने इसका अच्छी तरह अनुवाद नहीं कर पाया है। तो ये तो बिल्कुल जो जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने जी, कांग्रेस की अपनी समस्याएं भी थी, लेकिन पार्टी को तो भाजपा ने तोड़ा जी। और सरकार बनाई अपनी वहां पर। तो एक तरह से देखा जाए तो जो वो काम किया था उस काम का जनता एक तरह से वहां का बदला दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से फायदा होने की बात दूसरी है, यहाँ पे खासा उन्हें नुकसान दिखाई पड़ता है। देखिए, आंकड़ों में 10% का फर्क है जी, 10% बहुत बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क। लड़ाई जी जी अभय जी, मैं प्रदीप सिंह जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? जो चंबल की हम बात कर रहे हैं, क्या महाराज के आने का फायदा, जो अभय जी ने अपने तरीके से बताया, आपकी क्या राय है? क्या कहना है आपका? नहीं, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। अगर आप याद करें स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों का, उस समय ही जनता ने पहला मौका मिला था उस बगावत के बाद लोगों को, तभी जनता ने संकेत दे दिया था कि ये बात उनको पसंद नहीं आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत उनको अच्छी नहीं लगी है और इससे वो बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी उस चुनाव में जी। उस मुख्यमंत्री लगे हुए थे, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब लगे हुए थे, फिर भी बुरी तरह से हारी थी बीजेपी। तो इसलिए जो है उसमें ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया, यानी बीजेपी इतने समय में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई, स्थिति को सुधार नहीं पाई। जी बिल्कुल। मैं अग्निहोत्री जी आपके पास आऊंगा, क्या कहना है आपका? विनोद अग्निहोत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, हम महाराज की बात करें, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इसी रीजन से आते हैं, यानी बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन क्यों असर नहीं दिख रहा है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? किस तरह से डिकोड आप करेंगे? देखिए, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं भी सहमत हूं, और इन दिनों एक ट्रेंड है, दल बदल जो सामूहिक होता है उसको लोग पसंद नहीं करते। कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए, जितने दल बदल करके गए थे बीजेपी के साथ, जनता दल और कांग्रेस से, वो सब चुनाव हारे। और यही आपके सर्वे बता रहे हैं, जो उपचुनाव भी जब हुआ था उसमें भी 7-8 सीटें जो है कांग्रेस फिर जीत गई थी। और ग्वालियर चंबल संभाग में तो जो खास करके लोग जिनके गए थे, जिसमें इमरती देवी और 2-3 जो है सिंधिया जी के खास लोग हारे थे। और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में उसमें होता यह है कि जब आप दल बदल करते हैं तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपका वोटर जो है वो नाराज होता है, वो नहीं जाता, और जहां जाते हैं वहां का वोटर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कार्यकर्ता बड़ी बात। मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, आपका क्या कहना है? राकेश शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से विनोद जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की अगर बात करें, संघ हो, संघ के आनुषंगिक संगठन हो, सबका एक लंबा काम है ग्राउंड जीरो पर। क्या वहां पर सिंधिया के आने को क्या कैडर ने एक्सेप्ट नहीं किया? किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ग्वालियर की जहाँ तक बात है तो वहाँ सबसे बड़ा नाम है राजमाता सिंधिया का जी। और उस परिवार का वहाँ के राजनीति में अच्छा खासा दखल है। लेकिन आप याद करिए कि 2018 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से जो आरक्षण को लेकर एक बयान दिया गया, उस बयान का असर ये हुआ कि आपके ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद जिसको वोट किया वहां की जनता ने और जिस व्यक्ति के खिलाफ वोटिंग हुई, उसी व्यक्ति के गोद में जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठ गए। और मुझे लगता है ये जो आंकड़ा 2023 का दिखाई दे रहा है, उसी का एक रिएक्शन है कि आप जिसके साथ गए हो उसको हम 18 में राकेश जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे, और मैं चाहूंगा बघेलखंड रीजन को लेकर भी, जहां पर कांग्रेस को 16 सीट 2018 में मिली, लेकिन इस बार 32 से 36 सीट ये सी वोटर और एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप भी इसी रीजन से आते हैं, क्या कहना है आपका? 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने वाले 2 क्षेत्र थे, बघेलखंड में बिंद क्षेत्र और बुंदेलखंड, जिसको दोनों को मिला के बघेलखंड कहा जाता है। इन दोनों रीजन से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आप सोचिए कि 30 सीटों में से 24 सीट बिंद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड में, बिंद क्षेत्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी इसलिए लूज कर रही है क्योंकि वहां जो टिकट का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से वहां
नाराजगी फैली हुई है, उसका बहुत बड़ा असर इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, टिकट बंटवारा एक बड़ा फैक्टर राकेश जी बता रहे हैं। एक बार फिर से रोमाना का रुख करेंगे। रोमाना, 2 रीजन के आंकड़े अभी तक आप दिखा चुकी हैं, 90 सीटों के आंकड़े हमारे सामने हैं और दोनों ही रीजन में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आगे कौन सा रीजन आप दर्शकों को बताने वाली हैं रोमाना? अब आगे जिन 2 रीजन्स की मैं बात करने वाली हूं, दरअसल ये दोनों ऐसे रीजन्स हैं, वहां से जो 2 नेता आते हैं उनके लिए, उनके समर्थकों के मन में बहुत सिंपैथी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक तो मैं महाकौशल रीजन की बात पहले करूंगी। महाकौशल रीजन ये कमलनाथ का रीजन है और इस रीजन में अगर कुल सीटों की बात की जाए तो आंकड़ा आपके सामने है, 42 सीटें आती हैं। कांग्रेस को यहां से 45% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पिछड़ती हुई कांग्रेस के मुकाबले 41% वोट शेयर के साथ, और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो महाकौशल वाला रीजन है, यहां पर बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह से लेकर जो प्रहलाद पटेल हैं उन तक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इस बीच सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहां पर फिर से कांग्रेस बाजी मारती हुई महाकौशल कमलनाथ के इलाके में 22 से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बीजेपी के खाते में 16 से 20 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई। तो कुल मिलाकर यहां पर एक बार फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव वोटर का नजर आ रहा है। सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल महाकौशल को लेकर यही कहानी बयां कर रहा है। और क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 2 ऐसे रीजन्स की बात करूंगी जहां से जो नेता आते हैं उनके लिए, उनके समर्थकों के मन में बहुत सिंपैथी है, तो वो दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो भोपाल रीजन से आते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे नहीं किया, तो शिवराज सिंह चौहान के जो सपोर्टर्स हैं वाकई में उनके मन में मायूसी और साथ ही साथ सिंपैथी शिवराज सिंह चौहान के लिए। सबसे छोटा रीजन है ये भोपाल रीजन सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश का। ये आपके सामने पूरा आंकड़ा आ गया है, 25 सीटें हैं इस रीजन में। और देखिए बीजेपी यहां पर 48% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है 41% वोट शेयर के साथ। तो कुल मिलाकर सीएम का इलाका, उनके दबदबे वाला इलाका, और वहां पर सीटों के लिहाज से बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 18 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, और कांग्रेस का सुपड़ा एक तरीके से यहां पर साफ होता हुआ भोपाल रीजन में नजर आ रहा है। सिर्फ 3 से 7 सीटों में कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कमोबेश 2018 में भी इस रीजन में ऐसी ही तस्वीर थी, और उसी तरीके से ये जो भोपाल रीजन है, यहां पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो अपने अपने गढ़ बचाते हुए कमलनाथ भी और शिवराज सिंह चौहान भी। रोहित, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए महाकौशल रीजन की आपने बात की, जहां पर कांग्रेस को 18 में 24 सीट, और इस बार जो फाइनल ओपिनियन पोल जो आंकड़ा दिखा रहा है 22 से 26 और बीजेपी 16 से 20, ये कमलनाथ का इलाका है। वहीं भोपाल रीजन की हम बात करें, यानी शिवराज सिंह चौहान के इलाके की अगर बात करें, तो वहां कांग्रेस 3 से 7 और बीजेपी 18 से 22। 18 में अगर बात करें तो 16 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? महाकौशल में कमलनाथ का जादू दिख रहा है एक बार फिर से, लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, महाकौशल वो इलाका है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया, 7 सांसदों को उतारा चुनावी मैदान में, महाकौशल से 4 सांसद आते हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल जो तस्वीर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 22 से 26 सीट कांग्रेस, यानी कांग्रेस को बढ़त। क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश का मेरे हिसाब से ये पूरा चुनाव जो है दरअसल शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है। जिस तरह से ट्रीट किया पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने उनको, जो शिवराज सिंह चौहान से नाराज थे उनको नहीं हटाया, तो वो बीजेपी से नाराज हो गए। जो उनसे खुश थे, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो भी नाराज हो गए। तो एक बात, ये जो अभी आंकड़े आपने दिखाए हैं भोपाल रीजन के, उससे साबित हुआ कि शिवराज सिंह चौहान अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। वो उतने अलोकप्रिय नहीं है जितना उनकी पार्टी के नेता मानते थे, यानी कि उनकी लोकप्रियता इतनी कम नहीं हुई है जितना माना जा रहा था, जिसकी वजह से उनके साथ ये व्यवहार हुआ। शायद अगर उनको प्रोजेक्ट करते, शुरू से उनका साथ देते, तो इससे बेहतर नतीजा हो सकता था। बिल्कुल। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, 1 रीजन में बीजेपी को बढ़त, बाकी 3 रीजन में कांग्रेस को बढ़त, कुल मिलाकर कांग्रेस को बढ़त 157 सीटों का ओपिनियन पोल
दर्शकों के सामने है। क्या कहना आपका, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपका ओपिनियन पोल है, आपका अपना विज्ञान है, जी। मैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश जीत रही है। आप जिस छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, उस छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सज्जन वर्मा अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गोविंद सिंह अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कमलनाथ रोज बौखला रहे हैं, रोज गलतियां कर रहे हैं। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको वो सभा करने जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि जिले में 5 विधायक उनके चुनाव लड़ रहे हैं कि 3 विधायक लड़ रहे हैं कि 2 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ये दशा है। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कहते हैं कि विधायकों के प्रत्याशियों प्रणाम कर लो, चुनाव के बाद आप प्रणाम करोगे कि नहीं क्या पता। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे की ये स्थिति है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश प्राप्त करके ठीक है। पूर्ण बहुमत के साथ बहुत बिल्कुल। आसानी से प्रेम शुक्ला जी, आपका सरकार सीधा बनाएगी। कहना है कि आपका कहना है कि ओपिनियन पोल से तीन इतर नतीजे होंगे, ये आपका दावा है, बिल्कुल आप दावा कांग्रेसियों को कर भी पसंद सकते रहने का अवसर हैं। दें। जी प्रेम जी, रोक रहा हूं माफी के साथ। अब मैं आगे बढ़ूंगा और चरण सिंह सापरा जी के पास चलूंगा। चरण सिंह सापरा साहब, क्या कहेंगे आप? 3 रीजन में कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाती हुई दिख रही है, क्या कहना आपका? अभी तक जो सामने आए हैं आंकड़े ओपिनियन पोल के, आपकी प्रतिक्रिया? प्रेम शुक्ला जी को भी आपने सुना। देखिए, जो 3 रीजन के आंकड़े आपने दिए हैं उससे क्लियर कट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र भाषण और विज्ञापन में ही रह गई है और मध्य प्रदेश की जनता ने 18 वर्षों का कुशासन देखा है। उन्होंने झूठ और लूट की सरकार देखी है, 50% की कमीशन खोरी की सरकार उन्होंने देखी है। इसीलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं कर रही है। बीजेपी विश्वास खो चुकी है, ये बात बहुत सीधी नजर आ रही है। और मैं इंदौर मालवा नेमाड़ रीजन में बैठा हूं पिछले 20-22 दिनों से। मैंने धरातल पर देखा है, धरातल पर मुद्दे अलग है। धरातल पर मुद्दे क्या है? आदिवासी उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी। इस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी शिवराज चौहान के कुकर्मों को छूने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने शिवराज चौहान का नाम और काम ये दोनों का जिक्र करना बंद कर दिया है। यानी सापरा साहब, यानी आप पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत आपकी होगी। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, होने भी चाहिए। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आऊंगा। विनोद जी, क्या कहना है? ये बड़ा प्रयोग जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, 4 सांसद महाकौशल रीजन से आते हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, और उसके बाद इस तरह के जो ओपिनियन पोल जो इशारा कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाए? ये एंटी इनकम्बेंसी है या जो एक नई रणनीति बनाई गई, वो रणनीति धरातल पर, जमीन पर वैसे रिएक्ट नहीं कर रही है जैसा बीजेपी सोच रही थी? क्या कहना आपका? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 बड़े नेताओं को उतारा, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 1 महासचिव और 7 सांसद, तो तभी ये लग गया था कि हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको एहसास हो गया था कि इस बार राह डगर कठिन है पनघट की। तो इसलिए उसने अपने उन सीटों पर जो सीटें बीजेपी हार चुकी है कई बार, उन पे अपने सबसे मजबूत नेताओं को उतारा। इसका एक रणनीति ये थी कि इसका असर पड़ेगा और जनता में एक माहौल बनेगा। लेकिन जो सर्वे दिखा रहा है, मुझे लगता है ये नेता बजाय अपनी सीट में फंसने के, ये अगर फ्री छोड़ दिए जाते, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था, तो 8-10 सीटों पर प्रभाव डालते, घूम करके लोगों को समझा के, मना के, लेकिन वो अपनी सीटों के चुनाव में ही फंसे हुए हैं। ये मुझे लगता है शायद ये भी एक कारण हो सकता है। जी, बड़ी बात आपने कही। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ बैठे हैं भोपाल से। गिरिजा शंकर जी, क्या कहना है आपका? महाकौशल और भोपाल क्षेत्र के इस रीजन के हमने जो आंकड़े दिखाए, क्या कहना है आपका? क्या आप सहमत हैं इससे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप पिछले 2-3 महीने के डेवलपमेंट को आप देखेंगे और जो परसेप्शन चुनाव के को लेकर जो उभरा है, आप बीजेपी की स्थिति में लगातार इंप्रूव होते गया है। दरअसल हुआ ये है, जो प्रदीप जी ने कहा, मैं सहमत उससे, कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक परसेप्शन बना कि उनको हाईकमान किनारे कर रहा है और चेहरे का सामने नहीं कर रहा है, तो उससे जो है एक परसेप्शन जो बना, उसका नुकसान बीजेपी को बहुत हुआ। और पिछले कुछ दिनों से ये स्थिति बदली और हाईकमान ने शायद रियलाइज किया या जो भी हुआ, उनकी रणनीति बदली और
जो तवज्जो जितना देना चाहिए मुख्यमंत्री को वो तवज्जो देना शुरू किया। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, अमित शाह ने अपने भाषण में भरपूर इस बात का उल्लेख किया। दरअसल जहां पर कोई किसी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी यदि चुनाव में जा रही है, वो अपने सरकार और अपने मुख्यमंत्री को यदि किनारे करे या उसका उल्लेख न करे तो संभव ही नहीं। तो बहुत ठीक है, ये भी एक फैक्टर आप गिना रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं गिरिजा शंकर जी। मध्य प्रदेश के अब 2 रीजन और बाकी बच गए हैं जिनका ओपिनियन पोल का आंकड़ा आना बाकी है, और उसके बाद हम आपको फाइनल आंकड़ा भी दिखाएंगे। सीधे रोमाना के पास आपको लेकर चलते हैं। रोमाना, अगला रीजन आप कौन सा दिखाने वाली हैं? जी रोमाना। तो 157 सीटों का लेखा जोखा फाइनल ओपिनियन पोल का आपके सामने है। अब बाकी बचे 2 रीजन्स, मतलब ये 73 सीटें, जिसके बाद मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। शुरुआत में मालवा रीजन से कर रही हूं, जिसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक और धार्मिक दोनों राजधानी आती है। और ये देखिए जरा, वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी यहां पर कांग्रेस के आगे नजर आ रही है। 46% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 44% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। मालवा रीजन बीजेपी ने दाव बड़ा खेला। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, उन्हें यहां पर चुनाव मैदान से उतार दिया। और ऐसे में अब सीटों के लिहाज से अगर तस्वीर देखी जाए तो देखिए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ मालवा रीजन में 26 से 30 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई 15 से 19 सीटें ही मालवा की 45 सीटों में से कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मालवा रीजन, हालांकि इस मालवा रीजन से कांग्रेस पार्टी के भी उभरते हुए नेता, जिसमें जीतू पटवारी का नाम शामिल है, राव से, वो भी यहां से चुनाव मैदान में है। लेकिन कुल मिलाकर मालवा रीजन में बीजेपी आगे, बीजेपी को बढ़त। 2018 में भी मालवा रीजन में बीजेपी आगे थी इन 45 सीटों में, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी बढ़त और सुधारी है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो रीजन बाकी है मध्य प्रदेश का, वो सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा रीजन है, और इस रीजन का नाम है निमाड़ रीजन। यहाँ 28 सीटें आती हैं, और आप जानते हैं इन 28 में से 17 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, मतलब आदिवासी बहुल ये इलाका है। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस बाजी मारती हुई बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के खाते में 45% वोट शेयर जाता हुआ, और बीजेपी 43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से थोड़ा पीछे। फासला बहुत ज्यादा नहीं है। सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीटों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फासला दोनों के बीच नजर नहीं आता है। हाँ, थोड़ी बढ़त कांग्रेस के खाते में जरूर इस रूप में कि कांग्रेस 14 से 18 सीटें और बीजेपी 10 से 14 सीटें अपने खाते में लेकर जाती हुई यहाँ निमाड़ रीजन में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब बारी आ जाती है मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर जानने की। निमाड़ रीजन जहां पर थोड़ी बढ़त कांग्रेस को, मालवा रीजन जहां पर आगे बीजेपी, और ऐसे में अगर पूरी ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए, मध्य प्रदेश विधानसभा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और 230 विधानसभा सीटें। वोट शेयर के लिहाज से देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 44% वोट शेयर के साथ आगे बढ़त बनाती हुई, और बीजेपी 42% वोट शेयर के साथ पिछड़ती हुई। महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार भले ही कांग्रेस ने सीटें ज्यादा पाई थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में मध्य प्रदेश में मामूली बढ़त 2018 में बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार क्लियर कट वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे है। और सीटों के लिहाज से अब ये आंकड़ा क्या रहने वाला है, कमल या कमलनाथ? तो लीजिए तस्वीर आपके सामने है। 230 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 118 से 130 सीट, मतलब मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा जो 116 का है, उसको अपने दम पर पार करती हुई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछड़ती हुई 99 से 111 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा यही कह रहा है। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश की निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। फाइनल ओपिनियन पोल इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है, और ये फाइनल आंकड़ा भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 118 से 130, भारतीय जनता पार्टी 99 से 111 सीट। तो कुल मिलाकर अब 5 राज्यों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, और तस्वीर आपके सामने है। मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। जी हां, एमपी में कांग्रेस, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुमकिन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी कर सकती है, ओपिनियन पोल ऐसा इशारा कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस, मिजोरम में एमएनएफ आगे है। सिर्फ
मध्य प्रदेश राजस्थान में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय सीधे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ कहना है? भोपाल में जनता आपके साथ मौजूद है और एबीपी न्यूज सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसका फाइनल नतीजा मध्य प्रदेश का सामने आ चुका है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हम इस समय भोपाल में हैं और आप देख लीजिए जनता, हमने कोशिश की है कि हर तबके के लोग यहाँ रहें, महिलाएं भी हमारे साथ में हैं और जो ये नतीजा आया है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। शुरुआत महिलाओं से करते हैं। देखिए एबीपी के ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। नतीजे क्या आएंगे वो 3 तारीख को क्लियर होगा। आपको क्या लग रहा है? लाडली बहना योजना वगैरह भी शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है, क्या है जमीन पे स्थिति क्या दिख रही है? कौन भारी है, कांग्रेस है? अभी तो कांग्रेस ही भारी है। तो ओपिनियन पोल ठीक जा रहा है हम लोग? हाँ, ठीक जा रहा है। और लाडली बहना योजना का कुछ फायदा? हमें तो नहीं फायदा। आप लोगों को फायदा नहीं है? आप लोगों को तो जाहिर सी बात है, वो तो उनके लिए है। आप लोगों के बहना सबको बनाना चाहिए ना, उन्हें आधी बहना बनाई है लाडली और आधी नहीं बनाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। मतलब इस दरवाजे तक भी अगर फायदा पहुंचता तो लाडली बहना बनाओ तो सभी को बनाओ ना बहन। और बता दीजिए आपसे कि मोदी जी का फैक्टर क्या है? मोदी जी भी आ रहे हैं, क्या आप लोगों की नजर में ये चुनाव है 2024 का चुनाव है, मोदी जी को लेकर के क्या है? अब सरकार बदलनी चाहिए, यहाँ की या केंद्र की भी। अच्छा, अब तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस सब कांग्रेस के समर्थक हैं। अब इधर भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या है? कांग्रेस। सब कांग्रेस, पूरा ये मोहल्ला ही कांग्रेस का है? अच्छा, आप लोग? मोहल्ले की बात नहीं है, हम चाहते हैं सेंटर में मोदी जी रहे, लेकिन यहाँ पर हमको कांग्रेस चाहिए। इसलिए चाहिए कि 18 साल हो गई है, 18 साल में कुछ तो बदलाव चाहिए। एक ही आदमी रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, हम नहीं चाहते। अभी तो बीजेपी ने कोई सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया, कोई घोषित नहीं किया है और हमें लग रही है घोषित करेंगे भी जल्दी ये, क्योंकि हार रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि 18 साल हो गई, 18 साल में कम से कम शहर के अंदर किसी गली में जाओ तो रोडें इतनी बढ़िया मिलनी चाहिए। टैक्स हमसे पहले ले लेते हैं, गाड़ी टूटती, यहाँ टूटते। आप मुझे बताइए, आप ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, बदलाव होते रहने से ये है कि जनता की सुनवाई होने लगती है। अभी जनता की सुनवाई नहीं हो रही थी और जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए आप चाह रहे हैं बदलाव हो जाएगा तो कुछ चीजें? देखिए, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। क्या परिणाम आते हैं, पोल भी फेल हो जाते हैं। हमारी बीजेपी कांग्रेस से बात नहीं, हमारी विकास से बात है। अगर भाजपा का ये नारा है सबकी बात विकास, तो हम भी चाहते हैं विकास हो। हमें बीजेपी कांग्रेस से वो नहीं है, मतलब बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जनता को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर ये नहीं है, 450 का सिलेंडर मिल रहा है और एक तरफ 900 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, ये जो महंगाई है और पेट्रोल के दाम है, ये कब कम होंगे? ये बताइए, अब तो बीजेपी भी काफी कुछ कह रही है कि सिलेंडर भी सस्ता कर देंगे, काफी वादा कर रही है। क्या कांग्रेस आएगी तो विकास की गारंटी है क्या कोई? वादे तो सबने किए, उसको पूरा करके जब दिखाया जाएगा तब समझ में आएगा। कांग्रेस में क्या विकास की गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी किसी में नहीं है, मगर यह है कि जैसे बच्चे को एक पनिशमेंट दी जाती है तो उससे सुधर जाता है वो। तो हम लोग चाह रहे हैं एक पनिशमेंट हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल, उससे कुछ सुधार हो सकता सुधार हो जाएगा। अगर चेंजिंग होगी तो उनको सबक मिलेगा कि आइंदा। अच्छा, उधर एक लेडी कह रही थी कि केंद्र में कोई कह रहा था, उधर कोई केंद्र में। देखिए, मैं अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि मैं तो शुरू से ही बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, मगर मुझे फिर से बदलाव चाहिए। हाँ, अब ये केंद्र में अगर होता है तो मोदी जी भी सही हैं और कोई नया चेहरा आता है तो वो भी सही है, मगर मुझे नया चेहरा अभी कांग्रेस की तरफ से भी कोई दिख नहीं रहा है या बाकी कोई दिख नहीं रहा। केंद्र में आपको नहीं? जी, अभी मोदी जी हैं, मगर मुझे यहाँ बदलाव चाहिए। यहाँ बदलाव? जी। आपकी क्या राय है मध्य प्रदेश के बारे में और वजह भी बताइएगा क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन से ही विकास होता है। जब परिवर्तन होगा तो विकास भी होगा, तो नए लोग भी आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, और कई तरह की बातें, बड़ी दिलचस्प बातें जनता कह रही है जिनको आपने सुनवाया। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं राकेश शुक्ला जी के पास आऊंगा। राकेश जी, जो फाइनल फिगर आई है, क्या कहना है आपका इसको लेकर? जो जिस तरह के जो ओपिनियन पोल जो इशारा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है साफ तौर पर। राहुल जी, ये जो अभी आंकड़ा आया है, इसमें हम एक पार्टी को अभी नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को। आप बिंद और बुंदेलखंड, ये 2 ऐसे रीजन हैं जहां बहुजन समाज पार्टी
प्रभावित करेगी भाजपा को भी और जी। कांग्रेस को भी। जी। कारण ये है कि यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बागी ही बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सीटें हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पर 2-4 सीट का अंतर आ सकता है और वो आदर्श में जाके जुड़ सकती है। जी बिल्कुल। अभय दुबे जी, आपका क्या कहना है? आप किस तरह से देखते हैं जो फाइनल फिगर सामने आई? देखिए, पिछली बार जब ओपिनियन पोल हुआ था तो यशवंत जी ने ये कहा था कि भाजपा के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक फटीक फैक्टर है, लगातार सरकार रहने की वजह से एक थकान पैदा हो गई है जी। उनके आंकड़े अभी यही दिखा रहे हैं जो उन्होंने बात कही थी। लेकिन अभी जो जनता से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जिसमें लग नहीं रहा था कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा ही लग रहा था कि वो महिलाएं जो हैं वो गृहणियां लग रही थी, वो पार्टी की कार्यकर्ता ही लग रही थी। उससे तो मामला लग रहा था कि मामला काफी एक तरफा है। मतलब इस बातचीत के आधार पर ही मैं केवल कह रहा हूं, मैं आंकड़ों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंकड़े गलत हैं। आंकड़े तो वही बात कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन से एक थकान है और जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन जो वहां पर भावना निकल के आ रही थी वो भावना बड़ी एक तरफा थी। जी बिल्कुल। विनोद जी, आपका क्या कहना है? विनोद अग्निहोत्री जी, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया? उसके दोनों पहलू हैं। देखिए, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी और एक तरफ चेहरा भी नहीं है। किस तरह से देखते हैं ये फाइनल फिगर और इन दोनों बातों को? देखिए, फाइनल फिगर जो आपके है, आंकड़े तो चूंकि बहुत मेहनत करके सर्वेक्षण से आए हैं, उन पर हम लोग कोई हम खारिज नहीं कर सकते जी। लेकिन वही जैसे अभय जी ने कहा कि जो मैं इनका देख रहा था, लोगों की जो प्रतिक्रिया, वो सब सामान्य लोग लग रहे थे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने परिवर्तन न होने की बात कही हो। मतलब जो बीजेपी के समर्थक भी एक दो लोग बोले हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं हमको यहाँ बदलाव चाहिए। तो अगर ये भावना है पूरे राज्य में अगर, तो मुझे लगता है कि आपके आंकड़ों की जो फाइनल वो मैक्सिमम फिगर है 130 वाली, तो शायद वहां तक मामला पहुंच सकता है। ये अगर ये भावना है पूरे बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, आपका क्या कहना है? आपने विनोद जी को भी सुना कि उनका कहना है कि प्रोजेक्शन जिस तरह से सामने जा रही है, क्या लग रहा है इस आंकड़े को देखकर आपको? नहीं, इस आंकड़े को देख के मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप समझ नहीं पाई। ये जो फैटिग फैक्टर है, इसको दूर करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए, इसकी चुनौती से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो दुविधा में रही। पूरे 5 साल दुविधा में रही कि शिवराज सिंह चौहान को रखा जाए या हटाया जाए, उनको प्रोजेक्ट किया जाए कि न किया जाए। कोई एक तरफ अगर फैसला लिया होता तो उसका फायदा नुकसान जो भी होता स्पष्टता होती। अभी क्या है कि सब घालमेल है कि पार्टी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो स्ट्रेटजी है वो फायदे की है कि नुकसान की है। बड़ी बात प्रदीप जी आपने कही, यानी टाइमिंग, जो फैसला लिया गया उसकी टाइमिंग क्या थी, ये भी बड़ा अहम है। सीधे मैं आज चलूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा जी, जो ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं वो जो इशारा कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे आंकड़े हैं, क्या कहना है आपका और इस प्रोजेक्शन को किस तरह से आप देखते हैं? आपका कमेंट। देखिए, अगर ये ओपिनियन पोल के आंकड़ों को सच माना जाए तो ये नजर आ रहा है कि 17 तारीख को कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। और मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि ये जो सरकार जिसने मात्र जुमले बोले हैं, जिसने झूठे वादे किए, इस सरकार को गिराना है। देखिए, आमतौर पर भारत में प्रथा है कि मामा जो है वो बेटी को या बहन को वो रवाना करता है, लेकिन यहाँ पर लाडली बहनें मामा को रवाना करेंगी। आपके आंकड़ों से ठीक है। सापरा साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त कम, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे प्रेम शुक्ला जी की लेनी होगी आपकी इस बात पे। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि बहनें मामा को विदा कर रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, इनकी जो है लड़बन के लड्डू मन में ही रह जाएंगे। जो भाई, इनके तो ऐसी बगल का राज्य है छत्तीसगढ़ में, गोबर खाते हैं और इनकी दशा ये शराब पीते और जुआ खेलते हैं। और यहाँ पर 60,000 किलोमीटर सड़क दिग्विजयनाथ सिंह छोड़ के गए थे। 5,60,000 किलोमीटर सड़कें मामा ने बनवाई हैं। ये 651 करोड़ का इनका आदिवासियों का बजट था। 36,000 प्लस करोड़ का बजट जो है मामा ने किया। 3 घंटे बिजली दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आती थी, 24 घंटे बिजली आ रही है। तो निश्चित तौर पर जिन दर्शकों से आपने बात कराई जनता से, उसमें से एक ने कहा कांग्रेसी मोहल्ला है, तो कांग्रेसी मोहल्ला, मैं भोपाल में ही हूँ 3 महीने से भोपाल ही बैठा हूँ मित्र, और इंदौर मालवा भी घूमा हूँ, आदिवासी इलाकों में भी घूमा हूँ, विंध्य बघेलखंड में भी घूमा हूँ। आपकी तरह इंदौर के ऐसी होटल में नहीं बैठा हूँ, आपकी तरह इंदौर, मैं तो फिगर्स बता रहा हूँ।
देखिए बदतमीजी इनकी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, कांग्रेस गालीबाज और बदतमीज जन्मजात है, प्रेम जी, बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं है। प्रेम जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा और सापरा साहब आपको भी रोकूंगा। तो पांचों राज्यों के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने हैं और अब बारी है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ऐसा कौन सा है जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, क्या कुछ ओपिनियन पोल कह रहा है। सीधे आपको ये चलते हैं रोमाना के पास। जी रोमाना। देखिए, बीजेपी की कैंपेन है इस चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लोगों के मन में कौन बसता है। जल्दी से जरा आंकड़ा ले आइए ताकि बता दें आपको। देखिए किस तरीके से यहां पर सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन उनके मुकाबले बाजी मारते हुए कांग्रेस के कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से आगे 42% लोगों की पहली पसंद के तौर पर कमलनाथ सबसे आगे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान 38% लोगों की पसंद के तौर पर यहां पर इस रेस में नजर आ रहे हैं। ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। अमूमन जो सिटिंग सीएम होता है वो लोकप्रियता के मामले में सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा अपवाद इस तौर पर उभर रहा है। रोहित, बिल्कुल रोमाना, तो ये आंकड़ा अपने आप में सामने है। बिल्कुल जल्दी से प्रतिक्रिया लेंगे इस पर। राकेश शुक्ला जी, क्या कहना आपका? अगर हम बात करें कमलनाथ तो 42% पे वो सबसे आगे और शिवराज सिंह 38%, क्या कहना आप? हमें लगता है इस सर्वे को दो फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। एक शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, और दूसरा होना चाहिए कमलनाथ जी। तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाता कि भाई कितनी जनता किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रही है, तो उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाती। जी अभय दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जब ये पूरा ट्रैकर चला था जी, तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा अच्छा प्रतिशत प्राप्त होता था जी। मेरे ख्याल से, मेरी जहां तक स्मृति काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान का प्रतिशत इसके अंदर गिरा है जी। और कमलनाथ का प्रतिशत उसके मुकाबले बढ़ा है। और ये 42% का आंकड़ा, जैसे ही किसी भी मुख्यमंत्री की पसंद 35-40 के ऊपर बढ़ती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी, क्या कहना है आपका? प्रदीप जी, क्यों जो 42% का आंकड़ा एक तरफ हमारे सामने और शिवराज सिंह 38%, क्या अगर शिवराज सिंह की बात करें, वो रूलिंग गवर्नमेंट में थे, सत्ताधारी पार्टी में थे और सत्ता शासन चला रहे थे, कई योजनाएं वो लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता को जब आंका गया तो कमलनाथ आगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जब से इस चुनाव का शुरू हुआ है सिलसिला जी, एक फटीग फैक्टर जी, और फटीग फैक्टर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अगर उनकी पॉपुलर रेटिंग 38% आ रही है तो इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिरी है, ऐसा नहीं है जी। एक बात। दूसरा, ये कोई मतलब नियम नहीं, इंडिकेटर नहीं है ये पॉपुलैरिटी का जी। आपको याद होगा उत्तराखंड का बड़ा अच्छी तरह से, बिल्कुल, हरीश रावत की रेटिंग क्या आती थी, बिल्कुल सबसे आगे दिखते थे, और धामी की क्या थी जी, तो और नतीजा क्या आया। तो ये एक इंडिकेशन होता है, लोगों के सामने जो चेहरा होता है उसके हिसाब से बोलते हैं जी। तो जो वोट परसेंटेज दिख रहा है कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा, तो इसलिए कमलनाथ का नंबर ज्यादा होना ही है, बीजेपी का नंबर कम होना ही है। तो इसलिए जो है मैं इसको कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं मानता। ये इतना जरूर बताता है कि यही दो मुख्य लोगों में मुकाबला हो रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कम से कम जनता नहीं सोच रही है, पार्टियां सोच रही हो भले ही। विनोद अग्निहोत्री जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर, जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो तस्वीर सामने आई है और ये फाइनल तस्वीर है ओपिनियन पोल के लिहाज से। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने लगातार राज्य की राजनीति की है। वो संगठन से लेकर के हमेशा केंद्र में भी हालांकि रहे, सांसद भी रहे, लेकिन 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और राज्य की राजनीति में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनका एक अपना समर्थक वर्ग भी है। कमलनाथ ने कभी मध्य प्रदेश की राज्य की राजनीति नहीं की। वो 2018 में मुख्यमंत्री बने और 1.5 साल बाद उनकी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं और फिर वो राज्य की राजनीति में आए। इस लिहाज से कमलनाथ अगर 42% पर आ रहे हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आखिर में प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल यह, मैं छोटा जवाब भी चाहूंगा आपसे, वक्त कम है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए, महाराज को आप लेकर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी का जो कैडर वहां पर है मध्य प्रदेश में, जो काफी पुराना है, क्या उसे ये बात रास नहीं आई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना एक बड़ी बात मानी जा रही थी। हालांकि आप मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा।
नहीं, कमलनाथ की थैली में बहुत दम है। कमलनाथ हवा में है, इसलिए हवा में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है और जमीन से जनादेश मिलेगा। 3 दिसंबर को जब हम मिलेंगे तो चरण सिंह सप्रा जो है शाम में डिबेट में बैठने लायक नहीं बचेंगे, ये तय है। आप लिख के ले लीजिए बात। सप्रा साहब, आपको चुनौती दे दी है प्रेम शुक्ला जी ने, तो अब 3 तारीख को बात होगी आप दोनों लोगों से एक बार फिर से। बहरहाल आप सबने दावे किए अपनी अपनी जीत के, और करने भी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज की इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों में पूरा ट्रेंड बदला ओपिनियन पोल का, और किस तरह से फाइनल ओपिनियन पोल तक की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई।